सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो AI वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति, प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। गजा में भूख से बिलखते लोगों पर गोलियां, मोराद कॉरिडोर में खाने की लाइन में मौत, और उसी वक्त अमेरिकी दूत दौरे पर। तेल अवीव की सड़कों पर इजराइल के ही लोग अपने देश के खिलाफ खड़े हो गए। अमेरिका की संसद ने हथियार रोकने की मांग उठी और बर्नी सैंडर्स का ऐतिहासिक प्रस्ताव। ईरान पर हत्या और अपहरण की साजिश के आरोप और ईरान का पलटवार, जनसंहार से ध्यान भटकाने की चाल। कीव में रूस का हमला, 2 दर्जन से ज्यादा मौतें और ट्रंप की चेतावनी, अगर युद्ध नहीं रुका तो प्रतिबंध झेलो। एल साल्वाडोर में संविधान बदल गया, अब नायब बुकेले कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। और अब यूएई में इजरायली नागरिकों पर आतंकी खतरे की चेतावनी। ईरान, हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से निशाना तय। ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की पटकथा है, जहां हर देश सिर्फ अपना खेल खेल रहा है। आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। मैं हूं आपका मेजबान अनीस अंसार, और अब बारी है इन सभी बड़ी खबरों को विस्तार से समझने की, सिलसिलेवार, साफ और बेबाक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गजा संकट और अमेरिकी दूत का दौरा। गजा में भूखमरी और मानवीय तबाही के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने शुक्रवार को गजा का दौरा किया। उनके साथ इजरायल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी भी मौजूद थे। उन्होंने राहत वितरण केंद्रों का निरीक्षण किया, लेकिन ठीक उसी दिन मोराब कॉरिडोर के पास खाद्य सहायता का इंतजार कर रहे फलस्तीनियों पर इजरायली फायरिंग में कम से कम 2 लोगों की मौत और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मई से अब तक भूख से जूझते 1000 से ज्यादा फलस्तीनी राहत केंद्रों पर मार दिए गए हैं। और अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या गजा की त्रासदी सिर्फ अकाल है या जानबूझकर रची गई रणनीति। तेल अवीव में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन। इसी बीच तेल अवीव में इजरायली प्रदर्शनकारियों ने गजा में हो रहे नरसंहार को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। भूखे फलस्तीनी बच्चों की तस्वीरें लिए प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, लेकिन उनका सामना पुलिस से हुआ और झड़पें भी देखने को मिली। देश के अंदर से उठती ये आवाजें दिखा रही हैं कि गजा का असर अब इजरायल के भीतर भी गूंज रहा है। अमेरिका में इजरायल को हथियारों पर रोक की कोशिश। गजा में इजरायल की कार्रवाई को लेकर अमेरिकी कांग्रेस में भी हलचल तेज हो गई है। सीनेटर बर्नी सैंडर्स द्वारा लाया गया प्रस्ताव भले ही 27-70 के मतों से अस्वीकृत हो गया, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सांसदों ने इजरायल को हथियारों की बिक्री रोकने के समर्थन में वोट दिया। यह अमेरिकी कांग्रेस में पारंपरिक इजरायली समर्थन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ईरान पर पश्चिमी देशों का नया हमला और जवाब। ब्रिटेन और अमेरिका समेत 14 देशों ने ईरान की खुफिया एजेंसियों पर आरोप लगाया है कि वे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हत्या, अपहरण और धमकियों की साजिशें रच रही हैं। संयुक्त बयान में कहा गया कि ये कार्रवाइयां इन देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता का खुला उल्लंघन है। ईरान ने इन आरोपों को बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताते हुए खारिज कर दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बधाई ने कहा कि यह सब गजा में हो रहे जनसंहार से ध्यान भटकाने की साजिश है और इसे ईरान फोबिया फैलाने की कोशिश बताया। यूएई में इजरायली नागरिकों को अलर्ट। इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC ने यूएई जाने या वहां रह रहे इजरायली नागरिकों को सख्त यात्रा चेतावनी जारी की है। बयान में कहा गया है कि ईरानी गुट, हमास, हिजबुल्लाह और ग्लोबल जिहाद जैसे संगठन इजरायली नागरिकों को निशाना बना सकते हैं। एक तरफ भूख से मरते इंसान, दूसरी तरफ गोलियों और साजिशों की आग में जलती दुनिया। क्या ये सब सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं या आने वाले एक बड़े टकराव की परछाई? रूस यूक्रेन युद्ध और ट्रंप की चेतावनी। यूक्रेन पर रूस के ताजा हमलों में कीव में 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की सैन्य कार्रवाई को घिनौना, डिस्गस्टिंग बताया और नई आर्थिक पाबंदियों की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर रूस ने अगले सप्ताह के अंत तक यूक्रेन में हमले नहीं रोके तो अमेरिका कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। साथ ही ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को जल्द ही रूस भेजने की बात भी कही, जो पहले भी व्लादिमीर पुतिन से कई बार मुलाकात कर चुके हैं। एक बड़ी खबर यह भी है कि सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको एक बेहद खास दौरे पर हैं। कभी कार में, कभी प्लेन से, तो कभी हेलीकॉप्टर में। दोनों नेता लगातार एक दूसरे के साथ सफर कर रहे हैं। इस दौरान दोनों के बीच कई अहम बैठकों का दौर जारी है, जहां बेलारूस और रूस की आगे की रणनीति और वैश्विक राजनीति में उनकी अगली बड़ी चाल पर गंभीर चर्चा हो रही है। कहां होगी उनकी सबसे अहम अनौपचारिक मुलाकात? ये अब तक एक राज है, लेकिन एक बात तय है, ये बातचीत साधारण नहीं है और इसके फैसले दुनिया का रुख बदल सकते हैं।
अब एक और खबर, एल साल्वाडोर में चुनावी सिस्टम ने बदलाव। बुकेले को फायदा, एल साल्वाडोर की संसद ने एक बड़ा संवैधानिक बदलाव पास किया है। राष्ट्रपति नायब बुकेले अब फिर से चुनाव लड़ सकेंगे, और वो भी अनिश्चित काल तक। नई व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है, और चुनाव के दूसरे दौर की प्रक्रिया भी खत्म कर दी गई है। 2027 में सभी चुनाव राष्ट्रपति, संसदीय और स्थानीय एक साथ कराए जाएंगे। अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी को तगड़ा झटका। पाकिस्तान में सियासी तूफान एक बार फिर तेज हो गया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 108 नेताओं को अदालत ने सजा सुनाई है। इन सभी पर मई 2023 में सेना के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में शामिल होने का आरोप है। वही वक्त जब इमरान खान को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और पूरे देश में हिंसा भड़क उठी थी। सबसे बड़ा नाम, नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता उमर अयूब खान, जिन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही पीटीआई के 6 सांसदों को अयोग्य भी करार दिया गया है। विपक्ष ने कोर्ट के फैसले की कड़ी निंदा की है और इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। सवाल उठ रहा है, क्या पाकिस्तान की अदालतें अब सियासत तय कर रही हैं? सीरिया, अमेरिका और इजरायल एक नई त्रिकोणीय चाल। अमेरिका के विशेष दूत टॉम बैरक ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा के लक्ष्य अमेरिका के हितों से मेल खाते हैं। टॉम बैरक ने कहा कि शरा इजरायल को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन इजरायल ने साफ कह दिया है कि जब तक दक्षिणी सीरिया में गैर सैन्य क्षेत्र डेमिलिटराइज्ड जोन स्थापित नहीं होता, वह खुद को सुरक्षित नहीं मानेगा। यानी सामने एक नरम दिखती दोस्ती, लेकिन अंदर ही अंदर बढ़ती अविश्वास की लकीरें। क्या ये मिडिल ईस्ट में एक नया कूटनीतिक समीकरण बन रहा है, या फिर एक और विस्फोट की तैयारी? हमास का ऐलान, संघर्ष जारी रहेगा जब तक आजादी नहीं मिलती। 31 जुलाई 2025 को हमास, इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन, ने एक अहम बयान जारी किया है। न्यूयॉर्क में फलस्तीनी मुद्दे पर हुई अंतर्राष्ट्रीय बैठक की सकारात्मक प्रतिक्रियाओं का हमास ने खुले दिल से स्वागत किया है। बयान में कहा गया, फलस्तीनी राज्य की स्वतंत्रता हमारा प्राकृतिक और कानूनी अधिकार है, और यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक ये हक पूरा नहीं होता। हमास ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतिरोध और हथियार छोड़ना तब तक मुमकिन नहीं जब तक कब्जा बना हुआ है, और इजरायल के नेताओं को युद्ध अपराधी मानकर उन्हें सजा मिलनी चाहिए, न कि उनसे समझौते या सामान्य रिश्ते कायम किए जाएं। यानी साफ संदेश, फलस्तीनी जनसंघर्ष को झुकाया नहीं जा सकता, और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन अब निर्णायक मोड़ पर है। तो ये थीं आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आप देख रहे थे ग्लोबल आवाज। मैं था आपका मेजबान अनीस अंसार। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक खबरों में रहिए, होशियार रहिए। अलविदा।